अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद। और मैं हूं आपकी मेज़बान बहरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे, दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में हम बातचीत करते हैं और मुख्तलिफ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं, आपको मुफीद मशवरे दिए जाते हैं और इसका रिस्पॉन्स भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है और गालिबन आप इस पर अमल दरामद भी कर रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे थायराइड के इश्यूज़ के बारे में और ख़ासतौर पर ये ख़वातीन में ये मसाइल क्यों पाए जाते हैं। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। हमारे साथ मौजूद है मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अरूज मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अरूज आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरूज, हम बात करेंगे ख़वातीन में हम ये मसाइल देख रहे हैं ज़्यादा। थायराइड है क्या बेसिकली और इसका हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है इसका? अच्छा, थायराइड सबसे पहले तो आप इसकी साख्त के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल हमारे गले के सामने एक तितली नुमा साख्त है, स्ट्रक्चर है, छोटा सा होता है, बिल्कुल ये हमारे गले के सामने इस जगह पे पड़ा होता है। और अक्सर जो इसकी बीमारियां होती हैं उसको लोग छुपा के, यानी हमारी जो एथनिसिटी है या जो हमारा कल्चर है उसमें अक्सर आपने देखा होगा फीमेल्स ने अपने स्वेलिंग्स को ऐसे दुपट्टे से छुपाया होता है। तो ये नो हाउ चल ही रहा होता है, लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है तो लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि थायराइड के इश्यूज़ भी होते हैं। थायराइड फीमेल में इसलिए ज़्यादा पाया जाता है, हार्मोन्स ही इसकी बेसिक कॉज है, क्योंकि फीमेल में ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा है और ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। तो अक्सर जो इम्यूनिटी की बीमारियां हैं जैसे ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो फीमेल में उनकी मौजूदगी की शरह आदमियों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि आदमियों में नहीं हो सकता, आदमियों में भी होता है, लेकिन ज़रा शरह कम है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि फीमेल में ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। मेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता, उनका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। तो ईस्ट्रोजन हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करता है। तो जब आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो और रिएक्टिव हो तो जो भी ऑटो इम्यून इश्यूज होते हैं जो इम्यूनिटी के खिलाफ होते हैं। ऐसा तो नहीं ख़वातीन ज़्यादा चलाती हैं, ज़्यादा शोर शराबा करती हैं? नहीं, शोर शराबे से इसका कोई इशू रहता है। हमारी तो पाकिस्तान के कल्चर में तो अक्सर सुप्रेस्ड फीमेल ज़्यादा है, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इम्यूनिटी सिर्फ ये है कि ईस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा स्ट्रांग है तो रिएक्ट जल्दी कर जाती है, जो कुव्वत मुदाफ़त जिसे आम एग्जैक्टली इम्यूनिटी ठीक है। और हाइपो और हाइपर थायराइड में क्या फ़र्क होता है इसमें? इसमें जैसे हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा एंड हाइपो का मतलब होता है कम। तो हाइपर का मतलब है कि थायराइड अपनी लेवल से ज़्यादा एक्ट कर रहा है और हाइपो का मतलब है कि उसकी मिक़दार कम बन रही है। अब हाइपर और हाइपो दोनों में ये है, उनकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स जो आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। जैसे हम फ़र्ज़ करें हाइपर थायराइड की पहले बात कर लेते हैं। तो हाइपर थायराइड है, इसमें हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन मिक़दार से ज़्यादा बन रहा है, तो हमारी बॉडी का जो हर सेल है, जो हर हिस्सा है, वो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे इस तरह के पेशेंट की अक्सर कंप्लेन होती है हमारी दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है। एग्जैक्टली उनका वो जितना उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, वो खाते भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता। दूसरा ये कि उनके हाथ कब कपाते रहते हैं और दिल, वो हमेशा एंग्जाइटी के पेशेंट्स होते हैं। तो ये हाइपर थायराइड है। नींद कम आती है, इसमें दिल की धड़कन जो है वो अलामत होती है इसकी। वो नींद बहुत आती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। नींद ज़्यादा आना, चिड़चिड़ाहट, थकावट, सुस्ती, ये ज़्यादा हाइपोथायराइड में होता है, जिसमें थायराइड हार्मोन कम हाइपो में जिनमें कम होता है। थायराइड हार्मोन एक आप कह लें इट्स अ फ्यूल टू इंजन, यानी हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। कम भी होगा तो इश्यूज हैं, ज़्यादा भी होगा तो टॉक्सिसिटी है। ओके। तो वो इसलिए जब हाइपोथायराइड होता है तो बॉडी में थायराइड कम बन रहा होता है, उससे वही बाल गिरते हैं, बाल कमज़ोर होते हैं, स्किन टेक्सचर कम ऐसे आपको अच्छा नहीं लगता, ड्राई हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, आपके आईब्रोज 1/3 ये हाइपर में होता है? ये हाइपो में होता है। अच्छा, ये हाइपो में होता है। हाइपो में होता है। जैसे हाइपर तो हमने बात कर ली ना कि वो चीज़ें, दिल की धड़कन ज़्यादा हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, भूख बहुत लग रही है, लेकिन आपका वज़न नहीं बढ़ रहा, वज़न गिरता चला जा रहा है, पीरियड्स के इश्यूज आ जाते हैं फीमेल में बहुत ज़्यादा। लेकिन हाइपो इससे उल्टा है, हाइपो में वजन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, उनका बीएमआर स्लो हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उनका वेट गेन हो जाता है। और इसी तरह फिर उनके बालों में भी चेंजेस आती हैं, स्किन टेक्सचर में भी चेंजेस आती है, सॉफ्टनेस ऑफ स्किन खत्म हो जाती हैं, वो चिड़चिड़े रहते हैं क्योंकि वो काम करना चाह रहे होते हैं, वो कर नहीं पा रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए?
सबसे पहले तो आपने बेसिक जो इनके टेस्ट लेना है, थायराइड TSH, फ्री T3 एंड फ्री T4। ये 3 टेस्ट हैं बेसिक जो। उसके ऊपर फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने थायराइड अल्ट्रासाउंड कराना है कि थायराइड स्कैन कराना है। फिर उसकी ट्रीटमेंट उन टेस्ट के अकॉर्डिंग चलती जाती है। और जैसे जहाँ पेशेंट की जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, ऑटो इम्यून है ये बीमारी के नहीं, तो इसकी मेडिसिन जो होती है वो लॉन्ग टर्म खाना पड़ती है या फिर हाँ, अब जैसे डिफरेंट टाइप के है ना, जैसे अब मैं कह रही हूँ कि ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है जैसे, उसमें यूजुअली लॉन्ग टर्म खानी पड़ती है। लेकिन हाइपर थायराइड के पेशेंट 2 साल 3 साल उनको ये दवाई खानी पड़ती है। तो ये जो थायराइड की जिस किस्म की बीमारी होगी वो उसी किस्म की दवाई खाएगा। यानी अभी बता रही ड्यूरेशन उस पर डिपेंड करता है। यानी अभी बता रही कि स्ट्रेस की वजह से भी ये बीमारी जो है हमें उसमें हम मुब्तला हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से तो नहीं होती ये। एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, दूसरा ये है जेनेटिक डिसऑर्डर है, तीसरा आयोडीन कंटेंट है। जिन एरियाज में आयोडीन कम है उधर भी ज़्यादा ये होता है थायराइड के इश्यूज़। और इसके अलावा हमें जो है इसके लिए एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए? हाँ देखिए, अगर तो आपकी फैमिली में पहले थायराइड कैंसर है या किसी को थायराइड आपकी मदर फादर में से है तो आप वक्त पे उसको एटलीस्ट ज़रूर टेस्ट करा लें। TS आपको थोड़ा सा भी सस्पिशन होता है ना कि मेरा वेट बढ़ रहा है या मेरा वेट गिर रहा है विदाउट एनी कॉज, यानी कि आप ट्राई नहीं कर रहे कम या ज़्यादा करने की, तो आप उसको ज़रूर करें। पीरियड्स की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसको अगर वो आ रही हैं तो उस पर ज़रूर फोकस करें, स्पेशली प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी का जो हार्मोन जो बॉडी में जैसे बीटा HCG फीमेल्स में प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा होता है, तो वो बिल्कुल थायराइड की तरह मिमिक करता है। मिमिक का मतलब है वो बिल्कुल थायराइड की तरह एक्ट करना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। तो वो फिर ना उनमें प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो एक नॉर्मल ही है, लेकिन प्रेगनेंसी में भी हार्मोन कम ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें ज़रूर आपने देखना है, क्योंकि वो सिर्फ मदर को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, जो बेबी बॉर्न होना है उसको भी अफेक्ट कर रहा होता है। तो उसमें आपने ज़रूर चेक कराना होता है। कैसे इसका क्या नुकसानात क्या हैं इसके? हाँ, अगर एक खातून है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है, तो फिर उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक फीमेल पूरे 9 मंथ्स प्रेगनेंसी को लेके चलती है, इमोशनली कनेक्टेड होती है। और बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है उससे। बिल्कुल, बहुत सी अगर वो जॉब कर रही है तो वो उसको सब कुछ फेस करना पड़ता है। उससे मूड स्विंग्स भी आएंगे उससे, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है वो इमोशनली अटैच होती है अपने बेबी के साथ। तो जब आप 9 मंथ्स के बाद बेबी ले और उसमें अल्लाह ना करे कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, कोई ब्रेन इश्यूज आ जाए, कोई हार्ट इश्यूज आ जाए, तो वो पूरी लाइफ के लिए उनके लिए एक स्टिग्मा हो जाता है किस तरह के बच्चे को लेकर चलना जिसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हो। जैसे किसी के दिल में सुराख आ गया है या बच्चे को भी थायराइड का इशू है। और अक्सर जो बच्चे जिनको थायराइड का इशू होता है, जिनमें जो बच्चे पैदा होते हैं और उनमें थायराइड कम होता है यानी हाइपोथायराइड होता है, उनके सारे ब्रेन इश्यूज होते हैं, उनके पर्सनैलिटी उस तरह डेवलप नहीं करते। अब आप ये किस एज के ग्रुप के बच्चों में ये बीमारी होती है? देखिए, अगर मदर को आपने प्रेगनेंसी में बॉदर नहीं किया कि उनको थायराइड है और सपोज करें जी बेबी भी हाइपोथायराइड के साथ पैदा हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो तो फिर बाय बर्थ ही है। लेकिन यंग फीमेल्स में देखा गया है ज़्यादा 20 से 50s की एज में ज़्यादा देखा गया है कि थायराइड की होती है। लेकिन जो बच्चे विद थायराइड इश्यूज पैदा होते हैं उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उन्होंने उनकी ब्रेन डेवलपमेंट स्लो होती है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उनका कद उस तरह नहीं बढ़ता। और आप देखिए हमारे माशरे में जो थोड़े से एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उनको एक स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। तो वो मदर्स या पेरेंट्स और पूरी फैमिली के लिए उसको फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हमें किन ग़िज़ाओं का जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके? थायराइड में रमज़ान में ख़ासतौर पर हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारा ये जो थायराइड के पेशेंट हैं वो किस तरह से अपनी जो डाइट को बैलेंस रख सकते हैं। सहरी से हम स्टार्ट करते हैं। सहरी में उन्हें किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? तो जैसे अब देखिए हमारे पास हाइपोथायराइड का पेशेंट है। हाइपोथायराइड मैं उन्हें कहूँगी कि वो शुगरी चीज़ें, वो पराठे, ऑयली फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। और आयोडीन सॉल्ट लें, क्योंकि बेकरी आइटम्स भी ऑब्वियसली उसमें सोडा बाइकार्ब है, उसके अंदर ऑयल है, उसमें तो वो स्पेसिफिकली घी यूज़ करते हैं, तो वो तो बहुत उनके लिए, क्योंकि उनके बॉडी में पहले ही कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। तो जब वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो वो तो फिर ऑब्वियसली उनका जैसे अब नॉर्मल इंसान है, सपोज करें उसकी जी ग़िज़ा हज़म करने की स्पीड 10 है, तो थायराइड में तो बिल्कुल 1 होती है, जिनका थायराइड नहीं बन रहा होता, तो वो फिर उनको थोड़ा सा ये तो क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए? रोज़ा रखना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब रोज़ा रखेंगी तो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, उनका वेट लॉस होगा, उनके मेटाबॉलिज्म को, अभी अगला खाना हजम नहीं होता तो लोग खाना खा लेते हैं, रोज़े में आपको फास्टिंग का टाइम मिल जाता है,
तो हाइपोथायराइड पेशेंट के लिए तो रोज़ा बहुत अच्छा है, हाइपरथायराइड के लिए भी इसी तरह बहुत अच्छा है कि रोज़ा रखें। अब जैसे सपोज ऑटो इम्यून है, थायराइडाइटिस है, तो उसके अंदर भी इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो रोज़ा इनके लिए बहुत मुफीद है कि रोज़ा रखें। तो हमें फिर इफ्तारी में किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए? इफ्तारी में भी यही, मैं आपको इनको यही कहूँगी कि शुगरी ऑयली फूड्स अवॉइड करें, विटामिन डी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ़िश में सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है, सेलेनियम यूज़ करें। हाइपोथायराइड पेशेंट के लिए सेलेनियम बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ ये है कि फ्राइड फ़िश ना लें, स्टीम ले लें, ग्रिल्ड ले लें जिसमें ऑयल कम हो। विटामिन डी अपना पूरा रखें, क्योंकि विटामिन डी और हाइपोथायराइड के अक्सर फीचर्स मैच हो रहे होते हैं और वो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं होने दे रहा होता। सोया फूड, सोयाबीन्स, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। तो ये बच्चों में और नौजवानों में जो है ज़्यादा पाया जाता है, ये औरतों में, फीमेल्स में, फीमेल्स में ज़्यादा है। फीमेल बच्चियाँ हों या 20 से टीन एज से शुरू होता है और 40-50 के दरमियान तक जाता है ज़्यादा एज। तो क्या डिफरेंस क्या होता है अगर ख़वातीन अगर इसमें उनमें तशख़ीस हुई है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर मर्दों में है तो मर्दों में क्या सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं? सिम्टम्स तो सेम ही होते हैं, बस अगर आप फ़र्ज़ करें कि 10 औरतें हैं तो उसके अंदर से 7 को हो सकती हैं, अगर 10 आदमी तो उनमें से 1 को होगी। तो ये है, यानी इसकी रेशो बहुत बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। फीमेल्स में हाँ ऑब्वियसली। हमारा सबसे बड़ा कल्प्रेट हमारी डाइट ही है। डाइट में हम वो चीज़ें, हम जंक की तरफ ज़्यादा सोसाइटी, आपकी माशरा मूव कर रहा होता है जिसमें जंक है, उसमें कोई सेलेनियम नहीं है, कोई जिंक नहीं है, जो है अभी वो सब कुछ तो फ्राइड हो जाता है। तो इसीलिए इसकी वजह से सारे ये जो है ये चीज़ों का मोस्ट कॉमन कॉज आयोडीन की कमी ही है। तो आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें उससे भी। और अगर भी आपको कोई वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और आपके गले में दर्द होता है तो उसको ज़रूर थायराइड के लिए एवेलुएट करें। और ये स्टिग्मा नहीं है, लाइलाज नहीं है, इलाज होता है, इसको ज़रूर इलाज कराना चाहिए इसका। इसके साथ साथ जो है हमें, आपने जैसे बताया स्किन के भी इसमें मसाइल पैदा होते हैं, बालों का बिगड़ना है, तो फिर हमें कौन सी हेल्दी हम डाइट खाएं जिसकी वजह से हम जो है इसको ओवरकम कर सकें? थायराइड जब बॉडी में कम होता है तो उसका डायरेक्ट लिंक होता है हेयर फॉलिकल्स के साथ। वो स्कैल्प में, तो ये नहीं है कि कहीं सिर्फ स्कैल्प पे, वो कहीं भी जो है ना हेयर फॉलिकल्स की वो तादाद नहीं बनती जितनी नॉर्मली बननी चाहिए। अक्सर हाइपोथायराइड के जो पेशेंट हैं उनकी हाफ आईब्रोज गायब होती हैं क्योंकि वो वहाँ के हेयर फॉलिकल्स ही नहीं होते, स्किन शाइनी हो जाती है उसी वजह से कि हेयर नहीं है, बाजुओं से बाल चले जाते हैं, टांगों से बाल चले जाते हैं, तो हेयर फॉलिकल्स कम हो जाती हैं। और इसका इलाज भी सिर्फ यही है कि थायराइड की रिप्लेसमेंट, थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट है। बाकी जो उनको लगता है कि वो थकावट है, सुस्ती है, सोए रहने का दिल करता है, चिड़चिड़ाहट होती है, तो वो अपने रूटीन को इस तरह बिल्टअप करें कि मेडिसिन तो ऑब्वियसली वो ले रहे हैं, लेकिन मेडिसिन का रोल भी तभी है जब तक वो खुद से कुछ नहीं करेंगे, तब तक मेडिसिन भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगी। उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाहर वॉक के लिए जाना चाहिए, अपनी डेली रूटीन को इस तरह सेट करें कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा हो, और अपनी खुराक को भी इस तरह बिल्ड करें, ऑयली फूड्स ना लें, जंक ना लें, कोक ना लें, तो उनका रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है और आपकी मेडिसिन से जान जल्दी छूट जाती है। लेकिन तो क्या गले में कोई पेन भी फील होती है इससे? अक्सर हमारे जैसे कोविड आया था उसमें बहुत थायराइडाइटिस के पेशेंट्स आए थे। ये वायरल जो आजकल आपने देखा होगा, अक्सर लोगों को आजकल खांसी जुकाम रह रहा है, हाँ, खुश्क जो खांसी हो रही है, खुश्क खांसी हो रही है, ये भी वायरल है। तो ये पोस्ट वायरल, ये सीजनल होती है, ये सीजनल है, लेकिन अंडरलाइन कॉज तो वायरल ही होता है ना, वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है। तो मोस्ट कॉमन जो आजकल गले खराब और जुकाम हो रहा है वो वायरल है, तो उसकी वजह से थायराइड इन्फेक्ट हो जाता है। अब जो इन्फेक्ट होता है वो भी वायरस के कुछ ऐसे आप कह लें मटेरियल होता है जो थायराइड को डायरेक्ट अटैक कर लेता है। उस थायराइडाइटिस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो उसका इलाज है, वो तो कुछ हफ्तों के अंदर सही हो जाता है। लेकिन ये है कि उसके लिए आपने मेडिसिन यानी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और मेडिसिन बतानी चाहिए। उसमें हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन वो उसका इलाज पॉसिबल है। हाइपरथायराइड के जो साइन एंड सिम्टम्स है, दिल की धड़कन तेज़ होती है और दिल की हम लोग अगर दिल की ही स्पेसिफिकली बात करें, दिल के साथ खून की नालियाँ भी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हार्ट अटैक का भी बायस बनता है? जी जी, हार्ट अटैक का भी बायस बन सकता है। देखिए जैसे पेशेंट की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा है
और पेशेंट के दिल को उस तरह, क्योंकि दिल को खुद भी खून की सप्लाई चाहिए होती है, अगर दिल को खुद सप्लाई उस तरह ना मिल रही हो तो दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाता है, जिसको इस्कीमिया कहते हैं, और इसके पेन को एंजाइनल पेन कहते हैं। तो पेशेंट अक्सर एंजाइनल पेन के साथ भी आ जाते हैं। दिल के पट्टों की कमज़ोरी या दिल के पट्टों की मोटाई ज़्यादा हो जाती है। दिल के अंदर वॉल्व होते हैं, वॉल्व के इश्यूज आ जाते हैं, वॉल्व लीक कर सकता है, वॉल्व टाइट हो सकता है। जैसे हाइपरथायराइड है उसके साथ तो बहुत कॉमन दिल के वॉल्व के इश्यूज हैं। उसके साथ साथ जब दिल के वॉल्व ख़राब होते हैं तो ब्लड पूरा सप्लाई नहीं हो रहा था, तो ये इनका असर फिर इनडायरेक्टली फेफड़ों पे भी आता है। अक्सर थायराइड के जो लोग मरीज़ दवाइयाँ नहीं लेते और फिर दिल के मसलों के साथ आते हैं, वो फेफड़ों के मसले, यानी एक कॉमन उनका होता है सिम्टम के जी सांस फूल रहा है, तो वो यही होता है कि खून की गर्दिश ठीक नहीं होती और फेफड़ों में पीछे पानी पूल अप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए, और दूसरा ये कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, तो वो खून की नालियों के अंदर जमना शुरू कर देता है। खून की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। अब खून की नालियाँ दिल की अपनी खून की नालियाँ भी होती है तो दिल को सप्लाई कर रही हैं, और जिस्म में भी खून की नालियाँ होती हैं। अब जिस्म की खून की नालियाँ में जब क्लॉट्स बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल की प्लैगिंग होगा, तो वो कॉज बनती है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की। तो अक्सर जो पेशेंट है वो हाई बीपी के साथ आ रहे होते हैं, तो आपने उसमें भी मरीज़ का इलाज फिर थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट ही होती है। और जो दिल की नालियाँ अगर टाइट कर देते हैं तो वो सबब जो है वो पेशेंट को हार्ट अटैक के मुंह तक ले जाता है। तो अगर कोई एक पेशेंट डायबिटिक भी है और बीपी का भी वो पेशेंट है, तो उसमें क्या अच्छी बात की है कि यहाँ से मैं आपको बताना जरूर चाहूँगी कि थायराइड जैसे ऑटोइम्यून है, डायबिटीज़ भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो ये दोनों आपस में ज़रूर लिंक्ड होती हैं। हम कह सकते हैं 95% रेशो है कि जिसको थायराइड का इशू है उसके साथ डायबिटीज़ ज़रूर होती है, क्योंकि अब डायबिटीज़ के जो कोमॉर्ब्स होते हैं वो इतने हाई रिस्क होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी जमना है, उसके अंदर वो दिल को भी अफेक्ट करती है, आइज़ को भी अफेक्ट करती है, टांगों को, पट्ठों को, स्किन को, शुगर हर जगह अफेक्ट, गुर्दों को अफेक्ट करती है। तो आप देखें कि अगर थायराइड भी उसके साथ हो जाए तो ये पेचीदगियाँ जो 50-60 साल में आने वो बिल्कुल ही 20-30 साल में आ जाती हैं। इसलिए थायराइड का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। वक्त पे इलाज होगा तो ये दोनों चीज़ें ही कंट्रोल की जा सकती हैं। इसी तरह डायबिटीज़ है, शुगर है, अगर शुगर को कंट्रोल कर लिया जाए तो चीज़ें बिगड़ती नहीं है, संभल जाती हैं। लेकिन तो क्या इसका आइस पे भी इम्पैक्ट होता है इसका कि आईसाइट वीक हो जाती है, कुछ लोग की आंखें स्वेल हो जाती हैं? थायराइड, जैसे अब थायराइड का एक पेशेंट है जिसमें थायराइड ज़्यादा बन रहा है, मोस्ट कॉमनली उसे ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। उसके अंदर पेशेंट की आइज़ के जो पट्टे होते हैं उनके साथ और आइज़ के पीछे कुछ गदूदें होती हैं जो जमा होना शुरू हो जाती हैं, और जो हमारी आँख की ढीली है, जैसे ये हमारा आई बॉल है, ये आगे की तरफ मूव कर जाता है। वो पेशेंट अपनी आईलिड्स बंद नहीं कर पाते हैं और वो बिल्कुल आंखें मेंढक की तरह बाहर की तरफ निकली होती हैं। जब वो आईलिड्स बंद नहीं कर पाते तो उनकी आंख ज़ाया होने का खतरा होता है, क्योंकि वो ड्राई रहती है। जैसे उस केस में होता है जब बहुत स्वेयर हो, आपको स्वेयर नहीं, ये टाइप है, जैसे हाइपरथायराइड है ना, हाइपरथायराइड की एक टाइप है ग्रेव्स डिजीज, तो ये ग्रेव्स डिजीज की है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। लेकिन ये है कि उसके साथ केराटाइटिस हो सकता है। केराटाइटिस होता है आँख का, जो सामने वाली आँख है वो खुश्क हो जाती है, और जब वो खुश्क हो जाती है तो नज़र जाने का खदशा होता है। अब आँख के पीछे से प्रेशर इतना होता है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तब भी बनाए जाने का खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी हाई थायराइड के साथ होती है, तो थायराइड आई डिजीज़ कहते हैं। तो इसके लिए भी फिर बात वही है कि आपने थायराइड को नॉर्मल नहीं लेना। हमें वैसे किन डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? हमारे ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए ना, हम नॉर्मली फिजिशियन के पास चले जाते हैं। ये पेशेंट, ये ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं डील करते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जितने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो हार्मोन्स को डील करते हैं, बॉडी के हार्मोन्स, वो किसी की तरह का थायराइड है, ईस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, कोई भी हार्मोन है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो थायराइड के जितने इश्यूज हैं, जैसे हाई हो रहा है, लो हो रहा है, स्पेसिफिकली कैंसर्स हैं, तो वो आपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर करना है। कैंसर की बात की है तो थायराइड कैंसर केसेस भी बहुत सामने आ रहे हैं। थायराइड कैंसर, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? ऐसी कौन सी स्टेज होती है जब ये कैंसर में जो है कन्वर्ट हो जाती है? ये थायराइड कैंसर्स कॉमन है, फीमेल्स में भी देखे जाते हैं, मेल में भी देखे जाते हैं। और कैंसर्स आप देखें आजकल
हमारा रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हमारी डाइट इस तरह की है, जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को लेने चाहिए हम वो नहीं ले रहे। आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि अब आपने अक्सर बच्चों को देखा है ब्लड कैंसर्स के साथ आ रहे हैं, बोन कैंसर्स के साथ, यानी कि डायग्नोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को आप देखती हैं कि कैंसर्स के, इसको ये कैंसर यंग एज है, ओल्ड एज है, लिवर कैंसर्स आ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स आ रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वही हमारी डाइट सबसे बड़ी मेन कॉज है। हमारा रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हमारी मेडिसिन्स, हमारी मेडिकल सेटअप्स, ये सब कुछ जो है ना इसके पीछे कॉज है। थायराइड कैंसर की पीछे मेन कॉज जेनेटिक्स होते हैं, या तो वो उनकी फैमिली में रन कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं सिर्फ थायराइड कैंसर नहीं, उनको कोई और कैंसर भी हो सकता है। जैसे अगर सपोज करें मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपने अपने आप को कैंसर के लिए एवेलुएट ज़रूर कराना है। वैसे हमें जब थायराइड एक तो नॉर्मल होता है, ठीक है, और एक कैंसर आप जिस तरह से आप बता रही हैं, तो इसके जो कैंसर इसके इब्तदाई सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ये मालूम होगा, क्या ये टेस्ट के जरिए इसकी तशखीस होगी? अच्छा, कैंसर जो है कोई भी कहीं का भी कैंसर है ना, उसके सबसे पहले सिम्टम ये होती है पेशेंट को भूख नहीं लगती। पेशेंट को भूख नहीं लगती। अच्छा, नॉर्मल जो थायराइड होता है उसमें भूख नहीं लगती, आपने बताया था। नॉर्मल थायराइड नहीं, हाई थायराइड में। अच्छा, हाई थायराइड पेशेंट लो थायराइड में भूख इसलिए नहीं लग रही होती क्योंकि पेशेंट का मेटाबॉलिज्म नहीं है, पेशेंट का खाना वहीं पड़ा हुआ है जहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली उसे दिन के किसी पहर में भूख लग जाती है। लेकिन कैंसर का मरीज जो होता है उसको भूख लगती ही नहीं है, चाहे वो सुबह के 6 हो या शाम के 6 हो। अगर वो खाना बैठे भी तो 1-2 बाइट्स लेगा और छोड़ देगा, उसे कहेगा मेरा दिल खराब हो रहा है। और दिल खराब होना भी, मतली आना भी इसमें एक सिम्टम है। और दूसरा सिम्टम ये है रैपिड लॉस ऑफ वेट है। रैपिड वेट लॉस है, उसमें ये नहीं है कि 1-2 kg, उसमें 10 kg, 20 kg, 30 kg विद इन 3 to 6 months। सिग्निफिकेंट वेट लॉस। आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन इतना वेट लॉस हो गया। क्योंकि अगर पेशेंट खाना ना खाए तो साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 1 किलो कम हो जाता है, 2 किलो कम हो जाते हैं। लेकिन रैपिड वेट लॉस जो है वो हाईएस्ट साइन एंड सिम्टम है कैंसर, वेरी हार्मफुल डिजीज। यस, अगर कैंसर है तो एज कैंसर देखिए हमारी जो गर्दन है उसके अंदर हमारे बड़े ही नाजुक साख्त चीज़ें पड़ी हुई हैं। शारग है, हमारी असाब है, हमारी सांस लेने वाली सांस की नाली है। जब कैंसर होता है तो वो फिर इन सब को अपने शिकंजे में ले लेता है। तो कैंसर के लिए यही है, सबसे पहले थायराइड टेस्ट कराने हैं, अल्ट्रासाउंड, थायराइड स्कैन और इवन सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। सीटी स्कैन है, और फिर मैं फिर कहूँगी कि इलाज नहीं है कि अपने ब्लड के जो टेस्ट है वो आपको करवाते रहना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी, डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप मंथली अपने टेस्ट करवाते रहें, तो फिर आप जो है इस डिजीज से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए, फिर आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।